आगे प्रेम एक मीटिंग में जा रहा होता है तो वो प्रिया को अपने साथ नहीं लेकर जाता बल्कि अपनी पुरानी सेक्रेटरी को अपने साथ लेकर जाता है और वो प्रिया को कहता है मैंने जो तुम्हें काम दिया है उस काम को अच्छे से करना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिया की दादी काम कर रही होती है कि तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है कि तभी उधर से टोंग आता है और अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और अपनी दादी को उठाने की बहुत कोशिश भी करता है पर उसकी दादी नहीं उठती तो टोंग अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ प्रिया काम कर रही होती है कि तभी उसके भाई का उसे कॉल आता है और उसका भाई उसे बताता है कि दादी की तबीयत बहुत ही खराब है और अभी हम हॉस्पिटल में है। तो प्रिया ये बात सुनकर तो पूरी तरह से पैनिक करने लगती है और वो हॉस्पिटल जाने से पहले प्रेम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो हाफ डे की छुट्टी लेकर जा रही है। और प्रिया ये कहकर जा ही रही होती है कि तभी वो मिस्टर होंग की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिस वजह से उसका पैर पूरी तरह से मुड़ जाता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर होंग भी आ जाते हैं और प्रिया को इस तरह देखकर वो प्रिया से पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ी में। तो प्रिया मिस्टर होंग को बताती है कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ही खराब है इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और प्रिया ये कहकर जाने लगती है तो मिस्टर होंग उसे जाने नहीं देते और कहते हैं तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है, तुम कैसे जाओगी, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो प्रिया कहती है सर आपको मेरे लिए परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर मिस्टर होंग उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर सू की सारी चमचियां उन लोगों को एक साथ देख लेती है और उन्हें ये लगता है कि प्रिया मिस्टर होंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लोग सू के पास जाते हैं प्रिया की चुगली करने के लिए। जब सू ये सब देखती है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे प्रिया और मिस्टर होंग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो लोग अब भी बाज नहीं आए हैं, अब भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और गुटुरगु कर रहे हैं। तो सू को उन लोगों पर गुस्सा तो आता है पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि वो ये सारे फोटो प्रेम को भेज दे, क्योंकि अब उसे भी देखना है कि प्रेम ये सब जानने के बाद उन लोगों के साथ क्या करेगा और वो क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि सू नहीं चाहती कि वो इन सारे मामले में पढ़कर मिस्टर होंग की नजरों में आ जाए, क्योंकि अगर वो मिस्टर होंग की नजरों में आ गई तो मिस्टर होंग उसे अपने घर और अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन अगर प्रेम इन सब में इन्वॉल्व होगा तो मिस्टर होंग अपने बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इधर प्रिया जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी दादी को देखने के लिए जाती है तो मिस्टर होंग भी उसके पीछे जाते हैं ताकि वो प्रिया की कोई हेल्प कर सके। कि तभी वहाँ पर मनी भी होती है उसी हॉस्पिटल में, पर मिस्टर होंग मनी को नहीं देख पाते। दूसरी तरफ प्रेम मीटिंग में होता है कि तभी उसे वो फोटोज मिलते हैं। तो प्रेम जब उन सारे फोटोज को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि प्रिया काम छोड़कर उसके पापा के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए ऑफिस से चली गई है। और प्रेम यही सब सोच कर बहुत ही गुस्से में रहता है। आगे प्रेम ऑफिस आता है तो वहाँ पर उसे प्रिया का नोट भी मिलता है, पर प्रेम इस नोट का भी गलत मतलब निकालता है कि प्रिया उसके पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये सब बहाना बनाकर चली गई। तो पॉल कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे झूठ बोलकर गई है। तो प्रेम पॉल को प्रिया और अपने पापा की फोटो दिखाता है और कहता है प्रिया काम का बहाना बनाकर मेरे पापा के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पॉल कहता है जैसा तुम्हारे पापा का बिहेवियर देखकर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पापा प्रिया को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और शायद वो प्रिया को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो प्रिया को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें उन लोगों के बीच से हट जाना चाहिए। तो प्रेम कहता है तुम नहीं जानते इन जैसी लड़कियों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो पॉल कहता है जैसा तुम कह रहे हो उसके हिसाब से तो प्रिया तुम्हें छोड़कर तुम्हारे पापा को ही चूज करेगी, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा अमीर हैं और इस कंपनी के आधे मालिक भी हैं और उनकी उम्र भी हो चली है। तो अगर प्रिया तुम्हारे बजाय तुम्हारे पापा को चूज करती है तो इसमें उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो फायदे में ही रहेगी। तो प्रेम कहता है मैं कभी भी उन दोनों को एक होने नहीं दूंगा और उस लड़की को अपने मंसूबे में कामयाब होने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आगे प्रिया दादी से मिलती है और वो तोंग से पूछती है कि दादी की हालत कैसी है। तो तोंग उसे बताता है कि डॉक्टर दादी का चेकअप करके गए हैं और अभी दादी ठीक है। उसी तब प्रिया को पता चलता है कि उसकी दादी की कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन होना अनिवार्य है। तो प्रिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है कि वो सर्जरी के इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। कि तभी मिस्टर होंग भी प्रिया से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर मिस्टर होंग प्रिया को कहते हैं तुम्हारी दादी की तबीयत कैसी है, अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना, मुझे खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करके। तो प्रिया कहती है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी मिस्टर होंग, आपने इतना पूछा मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मिस्टर होंग यहाँ पर प्रिया को साफ साफ कह देते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो और मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताओ। मैंने अपनी लाइफ में मनी के अलावा कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तुम में कुछ ऐसी बात है जो मुझे मनी की याद दिलाती है और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम उम्र भर मेरा साथ निभाओगी। जब प्रिया ये मिस्टर होंग के मुंह से ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये बुढ़ा उसके सामने बक क्या रहा है। तो प्रिया कहती है आप मुझे पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ में आ जाऊं, तो किस हक से, ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक औरत है। तो मिस्टर होंग कहते हैं अगर तुम सू की बात कर रही हो तो मेरे और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है,
हम दोनों सिर्फ अपने बेटे की वजह से साथ में रहते हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। और अगर तुम इस रिश्ते में हक की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें वो सारे हक दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे मेरी वाइफ मनी की याद दिलाती हो और यही बात मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। तो प्रिया मिस्टर होंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है, और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मुझे इस बुढ़े की समझ में नहीं आती कि ये अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से प्यार कैसे कर सकता है, ठरकी बुढ़ा कहीं का। आगे प्रिया पार्क में बैठकर रो रही होती है और सोच रही होती है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। तो वो अपनी बहन डाडा को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो सूथी से मांगकर उसे कुछ पैसे उधार दे दे, क्योंकि दादी की सर्जरी बहुत ही जरूरी है और बिना पैसों की सर्जरी तो हो पाना नामुमकिन है। तो डाडा पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है और प्रिया को ये बताती है कि सूथी के पास अभी पैसे नहीं है, अगर उसके पास पैसे होते तो मैं खुद तुम्हें पैसे दे देती, इसलिए तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। तो प्रिया कहती है तुम्हें भी पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज डाडा मेरी हेल्प कर दो। अगर सूथी के पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास होंगे ना, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बाद में सारे पैसे चुका दूंगी। तो डाडा कहती है तुमने आज तक मेरे पति के पिछले पैसे नहीं लौटाए तो तुम ये क्या खाक लौटाओगी, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे और सूथी के पास पैसे नहीं है, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। तो प्रिया कहती है मुझे पता है तुम लोगों के पास पैसे हैं, बस तुम देना नहीं चाहती। डाडा वो तुम्हारी भी दादी है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? प्लीज डाडा हमारी हेल्प कर दो। और यहाँ पर प्रिया डाडा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर डाडा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो जाकर खुद को बेच क्यों नहीं आती, उससे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जब प्रिया डाडा के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम एक बहन होकर अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो डाडा कहती है इसमें शर्म आने वाली क्या बात है, वैसे भी मिस्टर होंग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर तुम उन्हें ग्रीन लाइन दे दो तो तुम पैसों में खेलोगी और तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डाडा अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कॉल कट कर देती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोती है। आगे प्रिया को समझ में नहीं आता कि वो अपनी दादी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से इंतजाम करेगी, कि तभी उसकी दादी को भी होश आ जाता है। और दादी जब प्रिया को इतने टेंशन में देखती है तो वो प्रिया को कहती है कि वो उनके इलाज में पैसे खर्च ना करे, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई है और आज ना कल उन्हें मरना ही है, तो वो ऐसे ही मर जाएगी, क्योंकि वो इस तरह बीमार होकर अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती, जबकि वो जानती है कि उनके पास पैसे नहीं है। तो प्रिया कहती है दादी आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप सर्जरी की टेंशन मत लीजिए, सूथी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है और वही सारी सर्जरी के पैसे खर्च करेगा, और जब मैं बाद में कमाऊंगी तो उसे रिटर्न कर दूंगी, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए और अपनी सर्जरी पर फोकस कीजिए, ठीक है। और प्रिया अपनी दादी को ये सब कहकर सुला देती है। दूसरी तरफ पैट सोया हुआ होता है कि तभी उधर से उषा आती है और उसे टीज करने लगती है। तो पैट जैसे ही उषा को देखता है, उसे देखते ही उसके होठों पर हंसी खिल जाती है, क्योंकि पैट उषा को पसंद करता है। पर उषा पैट को एक छोटे बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं समझ, और उषा पैट को समझाती है कि तुम्हें अपना स्कूल इस तरह बंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ताकि तुम बाद में पढ़ लिख कर प्रेम की तरह ऑफिस संभालो। कि तभी उधर से प्रेम आ जाता है और वो उषा को कहता है मैं भी तो इसे कितने दिन से यही समझा रहा हूँ कि इस तरह घर में खाली बैठने से अच्छा है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, पर ये मेरी बात सुनता कहाँ। तुम ही इसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात मानकर स्कूल जाना शुरू कर दे। तो पैट कहता है अब मैं स्कूल जाकर भी क्या करूंगा, मेरी पढ़ाई बहुत ही पीछे हो गई है और अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो भी मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो उषा कहती है बस इतनी सी बात के लिए तुम स्कूल जाना छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी जिससे तुम अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। अब तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो स्कूल जाओगे ना। तो पैट उषा की बात मान लेता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ पर सू आ जाती है और अपने बेटे को इतना खुश देखकर कहती है मुझे पता है कि तुम उषा को लाइक करते हो, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बता, नहीं तो प्रेम उसे उड़ाकर लेकर चला जाएगा और तुम देखते ही रह जाओगे। वैसे भी उषा अमीर खानदान से है, अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और तुम प्रेम से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम्हारी पहुंच भी प्रेम से ज्यादा हो जाएगी। तो पैट जब अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम जब भी अपना मुंह खोलती है वो बस पैसा पैसा और अपने फायदे की ही बात करती है, जो पैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो अपनी मॉम को कह देता है कि वो सू को पसंद नहीं करता, इसलिए वो बेकार के ख्याली पुलाव पकाना बंद करे और पैट गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे टोंग को स्कूल जाना होता है तो वो अपनी बहन डाडा को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है ताकि वो दादी के पास रहकर उनका ख्याल रख सके। आगे दादी को भी होश आ जाता है तो दादी डाडा को थैंक यू कहती है कि उसने सूती से कहलवा कर उसके ऑपरेशन के पैसे दिए। जब डाडा ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो दादी से पूछती है कि आपको किसने कहा कि सूथी ने इस ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। तो दादी उसे बताती है कि कल मुझे प्रिया बता रही थी कि इस ऑपरेशन का सारा खर्चा सूथी उठा रहा है। तो डाडा जब ये
सारी बातें सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा आ जाता है कि सुथी ने उससे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। जब उसके पैसे खर्च करने की बारी आती है तो सुथी के पॉकेट से एक पैसा भी नहीं निकलता, लेकिन जब उसकी बहन ने सुथी से पैसे मांगे तो सुथी पैसे देने के लिए तैयार हो गया। पक्का प्रिया ने अपने हुस्न के जाल से मेरे पति को अपने काबू में कर लिया है, इसलिए तो सुथी उसकी हर बात मान, लेकिन मैं उस प्रिया को अपने पति को छीनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कि तभी वहाँ पर तोंग आ जाता है और दादा प्रिया से बात करने के लिए उसके ऑफिस निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिया लोन के लिए बैंक में अप्लाई करती है ताकि उसे लोन मिल जाए। कि तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है तो वो जल्दी से ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर वो प्रेम को बताने ही वाली होती है कि कल वो हाफ डे छुट्टी लेकर क्यों गई थी, पर प्रेम उसकी बात सुनने के बजाय उसे ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई काम आ गया होगा इसलिए तुम चली गई होगी। तो प्रिया प्रेम का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि ये बंदा उसे डांट भी नहीं रहा और ना ही उसे कुछ कह रहा है। आगे प्रेम प्रिया को कहता है कल तुमने छुट्टी ली थी तो आज तुम्हें ढेर सारा काम करना होगा, और प्रेम प्रिया से बदला लेने के लिए उसे प्ले होम लेकर आता है और वहाँ जाकर उससे ढेर सारे काम करवाता है। तो बेचारी प्रिया प्रेम के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान हो जाती, लेकिन वो ना चाहते हुए भी सारे काम करती है और इसी चक्कर में वो गिरने वाली होती है। कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और दोनों ही साथ में नीचे गिर जाते हैं, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो प्रिया जैसे ही प्रेम को किस करती है वो तो पूरी तरह से हकबका जाती है, पर प्रेम ये सब करके तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे बिन बिठाई इतना बड़ा तोहफा जो मिल गया होता है। आगे प्रिया ये सब देखकर बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस जाती है। कि तभी वहाँ पर सारे ऑफिस के वर्कर्स भी आ जाते हैं, पर वो दोनों उन लोगों को इस तरह नहीं देख पाते और वो लोग काम पर लग जाते हैं। आगे प्रेम सारी चीजों की जांच पड़ताल कर रहा होता है, तो प्रेम यहाँ पर जानबूझकर सारी चीजों की जांच प्रिया से ही करवाता है ताकि वो उसे खूब थकाए और कल की छुट्टी का बदला ले सके। तो प्रिया को प्रेम के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चाह कर भी प्रेम के सामने ये सब एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उसने कुछ भी रिएक्ट किया तो प्रेम उसे काम से बाहर निकाल दे, जो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपनी दादी का इलाज करवाना है और उसके लिए उसे ये जॉब चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ रावी उसी कॉपीराइट केस के सिलसिले में पोल से मिलती है और यहाँ पर रावी को पता चल जाता है कि वो जिस लॉयर से इस केस को लेकर लड़ने वाली है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका ड्रीम बॉय है। ये बात जानकर तो रावी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इधर पोल जब रावी को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस केस को लेकर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं उस केस को लेकर पोल ने रावी को पहले ही कुछ ऐसा सजेस्ट कर दिया होता है जिस वजह से सारे फैसले रावी के फेवर में होते हैं। तो पोल को ये सब जानकर ऐसा लगता है कि रावी जानबूझकर उसके करीब आई थी ताकि वो इस केस के बारे में उससे जानकारी हासिल कर सके और उसे इस केस में हरा सके। और पोल यही सब सोच कर रावी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। तो रावी उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो उसका अपोनेंट है, और वैसे भी मैंने आपसे इस केस में हेल्प नहीं मांगी थी, आपने खुद ही मुझे सारे सजेशन दिए थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो पोल कहता है बातों को गोल गोल घुमाना कोई तुमसे सीखे, तुमने जानबूझकर वो सारी बातें मेरे सामने कही ताकि मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें सारी बातें बता दूं जिस वजह से तुम जीत जाओ। तो रावी यहाँ पर फिर से पोल को समझाने की कोशिश करती है कि आपको गलतफहमी हो गई है, पर पोल उसकी एक बात भी नहीं सुनता और कहता है कोर्ट के अलावा कहीं भी तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी शकल देखकर ही घिन आती है। और पोल ये कहकर वहां से चला जाता है। तो बेचारी रावी बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे एक बंदा पसंद आया था, लेकिन वो भी एक गलतफहमी की वजह से उससे दूर हो गया, और बेचारी रावी यही सब सोच कर पगला रही होती है।